ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे कि ये जो बच्चे हुए जितने भी ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो भी जितने भी स्पेशल किड्स हैं, सबसे ज़्यादा इसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिले वाला केस मिलता है। कुछ में फिजिकल माइलस्टोन्स भी डिले मिलते हैं, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन्स भी डिले हैं। तो दोनों कंडीशन है तो वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में वो जाता है, वो केस जाता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में, GDD हम बोलते हैं। उसमें देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी भी थोड़ी सी मिलती है बच्चों। अब रही बात की न्यूरो डेवलपमेंटल डिले की बात हम कर रहे हैं, ज़्यादातर केस ये अभी के समय में मिल रहा। तो इसमें जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे और इन 3 बातों को ध्यान अगर रखते हैं आप तो बच्चे को आराम से घर पे मैनेज किया जा सकता है, सही डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है और बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी ले आई जा सकती है, वो गारंटी के साथ, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब क्या है कि हमारी आदत ये है, लगभग ह्यूमन नेचर है हमारे यहाँ खास करके, कि हमको चाहिए होता है कि क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए होती हैं, क्वालिटी वर्क नहीं चाहिए होता, क्वांटिटी वर्क। क्वांटिटी में ढेर सारा रहेगा तब जाके बढ़िया होगा, हमारा ये मानना है। कम संसाधनों में भी सही चीज़ की जा सकती है। ये के माध्यम से समझ, जैसे कि पढ़ाई में जाते हैं तो कुछ बच्चे क्या है कि सीमित संसाधन में भी अच्छा ये कर जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। जिनको सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनको हमेशा रहता है कि सारा कुछ तो अवेलेबल है। मतलब क्या है कि वो भी वही क्वांटिटी पे ध्यान दे दिया, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सारा मिल गया, फिर उसके बाद उसकी कदर नहीं है। क्वालिटी वर्क मतलब क्या कि जो बेसिक्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको जान लेना और सही से उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो बच्चे को आप भी घर पे मैनेज कर सकते हैं। और नहीं घर पे मैनेज कर पा रहे हैं पूरी तरह से, कोई बात नहीं, उसके लिए ऑनलाइन में ऑफलाइन में कहीं से भी आप एक थेरेपी ज्वाइन कर लें। उसके अलावा आप घर पे अगर मेहनत करते हैं तो वो तो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होगा ना, आपको बेनिफिट देगा। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे रहने वाला है कि घर पे आप कैसे मैनेज करें और कौन से वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप फुलफिल करके बच्चे को ठीक कर सकते हैं खुद से। अब वीडियो पे आगे चलते हैं, उससे पहले बता दें कि अभी 15-20 दिन से लगभग वीडियो एक भी नहीं आ रहा चैनल पे हमारे। बीच में थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब थी, डेंगू का एक्यूट सिम्टम था, और जो भी डेंगू के जितने सिम्टम्स होते हैं सारे थे, लेकिन एक्यूट था, मतलब हल्का फुल्का ये हुआ, तभी समझ में आ गया। तो उस टाइम में अब क्या होता है कि लापरवाही हो ही जाती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी खा लिया आदमी, या फिर कहीं ऐसे जगह में सो गया, ऐसे जगह में रह गया कि अब ये हो सकता है कि उस तरह का मच्छर का ये हो, या फिर जैसे भी हुआ हो गया। अब उसमें हमने ये करा, हम बार बार मना करते हैं कि हम लोग तुरंत ही कुछ भी होता है तो हम लोग एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। तो हल्का सा भी वायरल ये हुआ, हल्का सा भी मौसम चेंज हुआ, कुछ भी इन्फेक्शन हुआ, हम लोग एंटीबायोटिक तुरंत खा लेते हैं, बच्चों को भी दे देते हैं। अब डेंगू का सिम्टम्स जब आए, मैंने उनको फील किया कम से कम 8-9 दिन तक, वो रोज़ लगे कि आज ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही हो जाए, लगे कि अब ठीक हो गए, फिर वैसे ही हो जाए। मतलब इसमें लापरवाही जैसे ही हुई, फिर उसके बाद आप पे हावी हो जाना। इसमें जिस तरह का मस्कुलर पेन, जिस तरह का जॉइंट पेन, जिस तरह का वीकनेस बॉडी में आया, तो ये यंग हेल्दी बॉडी में आया और लगा कि तोड़ के रख दिया गया 1 सप्ताह 10 दिन में। मैंने एंटीबायोटिक नहीं लिया, होम्योपैथिक दवाएं ली और डाइट से कंट्रोल कर लिया। डाइट से ही कंट्रोल हो जाता है, दवाएं तो बस इसलिए कि आपको लगे कि हम कुछ दवा ले रहे हैं, इसलिए लिया जाता है। तो वो दवाएं और डाइट, लिक्विड डाइट, और जिस तरह का उसमें साइट्रस फ्रूट वगैरह शामिल किया जाता है, उसके अलावा आप नारियल पानी, डाब वगैरह जो डाल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें अवॉइड भी करनी होती है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मैंने बस ये बताना है कि एक तो इस बुखार ने शरीर तोड़ा, अगर उसमें हम एंटीबायोटिक लिए होते 5
कम से कम 5 दिन तो लेना होता है, 3 दिन 5 दिन ऐसा कोर्स होता है। तो 5 दिन एंटीबायोटिक लिए होते तो और बॉडी को डैमेज करता, और वीकनेस ले आता, और प्रॉब्लम बढ़ाता। तो इसलिए अब जब हम फील कर सकते हैं तो हम अपनी चीज़ें बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि कैसे कैसे फील हुआ। हमने शेयर किया अपने घर में कि ऐसे ऐसे फील हो रहा है, पापा जी से शेयर किया कि ऐसे ऐसे फील हो रहा है, वीकनेस सा लग रहा है, ऐसा ये, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ऐसे। ये छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, हम लोग ज़बरदस्ती ऊपर से जो दवाएं नहीं देनी चाहिए वो भी डालते जाते हैं दवाएं। तो ये कितना नुकसान करता होगा उनको, उनके में चिड़चिड़ापन इसीलिए तो आता है, इरिटेशन इसीलिए तो आता है, रेग्रेशन भी उनमें, सब कुछ नॉर्मली चल रहा हो और फिर क्या होता है कि रेग्रेस होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आप लोग ध्यान में रखते हुए, कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए आप लोग जांच करा लें, और उसके बाद थोड़ा डाइट का ध्यान रखें, और हो सके तो कंजर्वेटिव अप्रोच। घर में कुछ चीज़ें मेडिसिनल, बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं, जैसा कि हम अक्सर खांसी सर्दी बुखार में यूज करते हैं। बचपन में हम लोग को वो मंगरेला जो बोलते हैं, उसको कलौंजी भी कुछ लोग बोलते हैं, वो घोल के पिला दिया जाता था, बुखार उतर जाता था। लगता तो बड़ा कड़वा था, लेकिन घोटना पड़ता था कि बुखार है तो भाई, और उससे बुखार उतर जाता था। अब वो क्या कॉन्सेप्ट था, अभी तक हमने उसके बारे में ये नहीं करा, लेकिन वो था। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई, आपको डायरिया डिसेंट्री टाइप कुछ हुआ, उसमें आंवला जो होता है, आंवला के पेड़ में जाएंगे आप, नया नया पत्ता जो कोपल टाइप निकला होता है वो लेके आए, सिलबट्टे पे पीस के पिला दिया गया, पूरा पेट फ्रेश हो गया आपका। उसके बाद कभी आपको उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें तो घर में जितनी चीज़ों से मैनेज किया जा सकता है उनसे करें, एंटीबायोटिक से बचें, और जाना हो तो होम्योपैथी में जाएं, आयुर्वेद में जाएं, हम तो बार बार ये कहते हैं। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। बहुत सारे लोग जो अब किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे कांटेक्ट करते हैं, उनको होम्योपैथिक दवाएं रेकमेंड की जाती हैं, वो अपना जाके लेते हैं और वो बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो जो लोग भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं, आप अपने खुद के लिए या फिर बच्चे के लिए, तो कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाएं, और नहीं तो होम्योपैथी में जाएं। डाइट से काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। वो कोविड के टाइम में भी डाइट पे ही ज़्यादा बढ़िया से ध्यान देना था। हर समय यही चीज़ होता है, मौसम जब भी चेंजिंग पे हो तो किसी न किसी को लपेटे में लेगा ही लेगा, लेकिन उसमें आप डाइट का ध्यान रखें। जैसे ही ये होता है उसके बाद से हम लोग दवाओं पे रहना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ये तो मैंने ज़्यादा टॉपिक लंबा खींच दिया। हमारा टॉपिक था कि 3 पॉइंट पे हम बात कर रहे थे, कि 3 पॉइंट पे हम बात करेंगे और उससे कैसे बच्चे को मैनेज करें, पूरी तरह से उनको ठीक कैसे करें। तो बात यहाँ ऑटिज्म और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स की हो रही है ज़्यादातर, मतलब जिसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है। सबसे पहली बात ये होती है, हम एक टर्म यूज करते हैं जॉइंट कंप्रेशन। आप लोगों ने लगभग जितने लोग इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन सबको पता होगा कि जॉइंट कंप्रेशन क्या है। जॉइंट कंप्रेशन नाम आपने सुना है, कितनी बारी सुना है, लेकिन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और क्या क्या उसका बेनिफिट हो सकता है, सही से नहीं करने में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में मैंने तो कितनी बारी वीडियो बना के समझाया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं। रेगुलर सेशन में जो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं लोग, बहुत सारे लोग कुछ दिन से जुड़े हैं, उनको जॉइंट कंप्रेशन कहते हैं कि हम तो घर पे करते हैं जॉइंट कंप्रेशन, फिर कभी कभी बीच में चेक करने के लिए कराया जाता है, वो सही से नहीं कर पाते। आज ही 2-3 लोगों को मैंने समझाया है कि ये जो आपका पैटर्न है, ये आपको लग रहा है कि आप फॉर्मेलिटी करके निकल जा रहे हैं, लेकिन ये इसका बेनिफिट नहीं होना है, आप भी इस फॉर्मेलिटी ही रह जाएगी ये चीज़। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जॉइंट कंप्रेशन। उस पे 2-3 बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जॉइंट कंप्रेशन कहते किसे हैं, मतलब कि जॉइंट कंप्रेशन है क्या। सिंपल सी बात समझिए कि जॉइंट मतलब जोड़, संधि, 2 या 2 से ज़्यादा बोन के मिलने से बनता है। अब एक बोन मान लीजिए कि ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ है तो इसका लोअर एंड, और एक बोन का ये अपर एंड, दोनों मिलके ये एक जॉइंट बनाया, ठीक है। अब सिर्फ बोन आपस में मिलके जॉइंट तो बनाएगा नहीं। तो अब क्या है कि वहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा,
जाहिर सी बात है कि इसको ये करने के लिए, आर्टिकुलेट करने के लिए वहाँ पे कार्टिलेज होगा, दोनों के बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होगा तो ये जॉइंट अपने आप में घिस के खराब हो जाएगा ना, बोन आपस में घिस के। आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, वहाँ पे साइनोवियल कैविटी होती है जिसमें कि साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड जैसे ग्रीस बोलते हैं कॉमन भाषा में, किसी मशीन को चलाते हैं तो पट्टा जो उस पर होता है ग्रीस हम लोग लगाते हैं ताकि वो पकड़ के अच्छे से चले, उसी तरह इसमें भी चिकनाई के लिए वो साइनोवियल फ्लूइड वगैरह होता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे टेंडन होता है, यहाँ पे लिगामेंट होता है। ये सारी चीज़ों के अलावा कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आता है, तो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये सारी चीज़ें, तो ये स्ट्रक्चर्स तो आसपास में जॉइंट कैप्सूल वगैरह होते हैं, ये सारे मिलके एक जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या है कि अगर वहाँ पे नर्व फाइबर नहीं होगा, नर्व नहीं होगा, तो वहाँ पे सेंसेशन फील नहीं होगा ना। कैसे फील होता है? अगर घुटने में दर्द हो रहा है आपको कैसे पता चलता है? किसी भी जॉइंट में अगर दर्द हो रहा है कैसे पता चलता है? वहाँ पे नर्व है तो वही तो सिग्नल भेजता है ना, वो सेंसरी रिसेप्टर लेके वहाँ पे नोसिसेप्टर के थ्रू, नोसिसेप्टर मतलब पेन का रिसेप्टर होता है, वो मैसेज लेके, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ चोट लग गया, इस जॉइंट पे चोट लग गया, ऐसे मुड़ ही गया। जॉइंट कंप्रेशन करने में बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं, सही से फिक्सेशन नहीं करते हैं, ऐसे मुड़ गया, बच्चे को दर्द हो जाएगा। अब वो चिल्लाएगा, रोएगा, कैसे पता चल रहा है उसको? वहाँ पे नर्व है, नर्व के रिसेप्टर्स हैं, वो वहाँ से मैसेज लेके ब्रेन को दे रहे हैं और तब जाके वहाँ पे मोटर रिएक्शन आ रहा है, चिल्लाना, भागना, रोना, जो भी करना। तो ये क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे नर्व के रिसेप्टर्स हैं, हमारे स्किन पे नर्व के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। हम फूंकते हैं, हाथ रखते हैं, चींटी चलती है, एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा चलता है, फील होता है। गर्म हवा चलेगी फील होगा, ठंडी हवा चलेगी फील होगा। कैसे? नर्व रिसेप्टर्स की वजह से। वहाँ पे हमारे जो जॉइंट के बीच में होते हैं वो प्रोप्रायोसेप्टर्स होते हैं, जो कि डायरेक्टली हमारे ब्रेन में हायर सेंटर को रिप्लाई करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हम ये जॉइंट कंप्रेशन करते हैं ना, तो ये जॉइंट कंप्रेशन करते हैं तो आपको लग रहा है कि ये उंगलियां के एक हिस्सा, ये उंगली एक ऊपर एक हिस्सा दो लेके दबा रहे हैं, तो ये नहीं है। सिर्फ ये जो कंप्रेशन आप कर रहे हैं तो प्रोप्रायोसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि काइनेस्थेटिक सेंस डेवलप होता है। काइनेस्थेटिक सेंस मतलब बॉडी का मूवमेंट, मतलब बॉडी का अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी सेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं काइनेस्थेटिक सेंस। सही से चलना, खड़ा होना, किसी से हाथ मिलाना, किसी से गले मिलना, किसी से ये करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं बॉडी अवेयरनेस में। तो ये काइनेस्थेटिक सेंस को स्टिमुलेट करना, रेगुलेट करना, ताकि बच्चे में बॉडी अवेयरनेस डेवलप हो। वो अपने आप को नहीं जानता है, वो कुछ भी कर रहा है, तो वो चीज़ें उसमें डेवलप, उसको टॉयलेट का सेंस नहीं हो रहा है, उसको क्या है कि पोटी का सेंस नहीं हो रहा है, उसको कब क्या करना उसको नहीं समझ में आ रहा, उसको भूख का नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीज़ें प्रोप्रियोसेप्टर्स, इंटेरोसेप्टर्स, ये सारी चीज़ें, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं, सारे लोगों को समझ में नहीं आएंगी, कॉमन भाषा में हम समझा रहे हैं। तो उनको स्टिमुलेट करना, रेगुलेट करना, ये काम है हमारे जॉइंट कंप्रेशन का। अब जॉइंट कंप्रेशन, आप जिन को लग रहा था कि ये दो हिस्सा लेके दबाना ही तो है जॉइंट कंप्रेशन, तो ये आप जिंदगी भर दबाते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होना है। सही चीज़ को समझेंगे कि ये जो हम प्रेशर दे रहे हैं, जैसे ये हमारा एक जॉइंट समझ लें, ये हमारा DIP है, तो DIP का अगर ये करते हैं तो यहाँ फिक्स करके जैसे प्रेस कर रहे हैं, तो हमारे ध्यान में ये रहेगा कि हम जो ये प्रेशर दे रहे हैं तो अंदर में प्रोप्रियोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए कर रहे हैं, तो हम सही से कर पाएंगे। नहीं तो क्या है कि कुकर चढ़ाए हुए हैं, उसमें सीटी लग रहा है, इधर जॉइंट कंप्रेशन भी कर रहे हैं, कान एकदम उधर लगाए हुए हैं कि कितना चौथा है कि पांचवा सीटी है, दाल उसने में गल जाएगा, उतारना है, किसी को बोलना है, चिल्लाना है, ये करना है, या फिर किसी से बतकही कर रहे हैं, अपना कथा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वहाँ 2-4 बच्चे की थेरेपी जब हो तो कोशिश करें कि एक आदमी बैठे, 10-12 लोग को गांव भर जुटा लिया, उसके बाद बैठ के कथा कर रहे हैं और उसमें अपना कर भी रहे हैं, बीच में मोबाइल रखा है, बीच में टीवी चल रहा है, बीच में कोई आके कह दिया खाना दो, कोई पानी दो, कोई ये करो, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा।
अब इसमें लापरवाही आप लोग करते हैं, फिर सालों साल ऐसे ही खींचते चले जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है बच्चों में। तो ये नहीं करना है। ये प्रोप्रियोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए है, उनको रेगुलेट करने के लिए है, रीएजुकेट करने के लिए है। तो इसलिए सही से जॉइंट कंप्रेशन करना ज़रूरी है। अब कैसे करते हैं, पहले तो एक तो बता दिया मैंने कि क्या है, करते कैसे हैं। तो करते कैसे हैं का हमेशा ध्यान रखना है कि पैर के अंगूठे से शुरू करते हैं और तब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते आते हैं, उसके बाद हाथ में जाते हैं, फिर अपने एक एक जॉइंट का करते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो में क्लियरली बताया है। इसमें कुछ बेसिक्स हम बता देते हैं। जैसे किसी भी जॉइंट का कंप्रेशन करना होता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा DIP, अंगूठे का DIP ये है, मतलब डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट बोलते हैं। तो ये जो DIP है ना, इसको जस्ट यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर में ये फिक्स करेंगे। ये फिक्स्ड आर्म रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये फिक्स हो गया। इसको फिक्स करेंगे और तब दूसरे हाथ से यहाँ पकड़ के, और तब स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग को मान लीजिए कि एक तरह से पकड़ लिया, दूसरे ओर से दबा के छोटा कर रहे हैं। जैसे पेन वेन में स्प्रिंग जो होता है, वो छटकाने वाला पेन जो होता है, तो उसको बस ऐसे करके प्रेस करके क्लोज लेके आएंगे। वहाँ पे जो काम होना चाहिए वो टेक्निकली वो हो रहा। फिक्स जो किए थे वो हाथ वैसे ही रहेगा, दूसरे से पकड़ के इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे, बस इतना सा। इसी तरह जब आप ये कर लेंगे, इसका कर लेंगे, फिर PIP पे जाएंगे, फिर इसमें DIP, MIP, PIP ऐसे ये सब करेंगे, फिर रिस्ट का करेंगे, एल्बो का करेंगे, शोल्डर का करेंगे, हो गया जॉइंट कंप्रेशन। इसमें 90% लोग गलत कर रहे हैं, और जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी, जो हमारे साथ नहीं भी जुड़े हैं, दुनिया भर से 30-35 देश से लोग वीडियो देख रहे हैं हमारा। आप हमारे साथ किसी भी कारणवश नहीं भी जुड़ पाए हैं तो जब जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, या फिर अभी मन भटक रहा हो तो इधर उधर भटकें, लेकिन सही काम करें। जितने दिन आप लेट कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी डिले हो ही रहा है, लेकिन जब तक आप किसी भी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ में, तो आप घर पे अपने से ही करें, अच्छे से करें। और अच्छे से कैसे करना है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन पे हम वीडियो दे देंगे। ये एंड स्क्रीन, ये वीडियो ख़त्म होगा, एंड स्क्रीन पे जॉइंट कंप्रेशन का वीडियो रहेगा, उसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताई गई हैं। आप उस वीडियो को थॉरोली देखेंगे, अच्छे से देख के, और तब जॉइंट कंप्रेशन बच्चों में करें। अपने आप देखेंगे कि महीना 1.5 महीना करने के बाद बच्चे में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेज आए। तो हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर रहे थे। पहला पॉइंट हमारा हो गया जॉइंट कंप्रेशन, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा सेंसरी ब्रशिंग। सेंसरी ब्रशिंग मतलब कि विलबार्गर्स ब्रश। विलबार्गर्स ब्रश क्या होता है वो आपको सर्च करना होगा, तो गूगल पे आप सर्च कर लेंगे जो लोग नहीं जानते हैं, या अमेजन पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अब विलबार्गर ब्रश जो होता है वो विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल के तहत में ये जॉइंट कंप्रेशन और वो ब्रशिंग, सेंसरी ब्रशिंग आता है दोनों। ये प्रोटोकॉल अच्छे से अगर समझ लिए तो 70% प्रॉब्लम इन 2 पॉइंट से आप सॉल्व कर सकते हैं। 70%, ध्यान रखें, 70% जॉइंट कंप्रेशन से और सेंसरी ब्रशिंग से। सेंसरी ब्रशिंग के लिए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमने सेंसरी ब्रशिंग के वीडियो में समझा दिया है। एंड स्क्रीन पे दूसरा वीडियो वो होगा, आप एंड स्क्रीन पे जाएंगे जब वीडियो खत्म होगा, वहाँ एंड स्क्रीन पे 2 वीडियो दिखेगा, एक और जॉइंट कंप्रेशन का, दूसरा और सेंसरी ब्रशिंग का। वो वीडियो आप अच्छे से देखिए और वैसे ही सेंसरी ब्रशिंग कीजिए। बच्चे की जो भी ओवर सेंसिटिविटी या अंडर सेंसिटिविटी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। बच्चे को टॉयलेट वगैरह का सेंस नहीं आ रहा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हेयर कट नेल कट नहीं कराते, उन सब में भी सारी प्रॉब्लम सिर्फ सेंसरी ब्रश से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरेंट्स का अवेयरनेस, मतलब जागरूकता। अवेयरनेस किस मामले में कि जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में,
ऑफलाइन की तो बात छोड़ते हैं, वो तो रेगुलर आते हैं और सामने मिल रहे हैं, तो उन लोग तो फिर भी ना करते हुए भी वो काफ़ी कुछ काम करते हैं। ऑनलाइन में 20-22 देश से लोग हमारे साथ जुड़े, उससे ज़्यादा ही होंगे, हम एग्जैक्ट ये नहीं कर सकते। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैक्सिमम लोगों को हमने ये देखा है कि उनका नेचर इस तरह का है कि हम पैसा भी खर्चा करें और मेहनत भी करें। मतलब उनको ये लगता है कि या तो हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वो लोग करें, और नहीं तो हम पैसा, जब जाहिर सी बात है कि तो पैसा खर्चा क्यों करें जब हमको मेहनत करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के विकास में रुकावट ये ही है, ये सोच, ये जो सोच है ना, अपना देह चुराना, अपना देह ये करना, कि फॉर्मेलिटी सिर्फ करना, सिर्फ एक तो है कि कोरम पूरा करना, जिम्मेदारी नहीं, ये कोरम पूरा करना हुआ कि चलो पैसा दे दिया भाई, अब अपना जिम्मा छूटा, अब आप लोग जिनको पैसा मैंने दिया है वो जाने, और बस ऐसे ही चल रहा। कुछ लोग ऑफलाइन में भी जो हमारे सेंटर पे आते हैं, उन लोगों का भी नेचर उसी तरह का है, तो उनको तो डांटना पड़ता है बीच में। वो तो इसलिए भी सही रहते हैं कि साप्ताहिक हम लोग एक दूसरे गेट टुगेदर होते रहता, सारे लोगों से बुला के मिल के उनका रिव्यू लिया जाता है कि बच्चे में क्या चल रहा है, क्या क्या आप कर रहे हैं, कुछ गलती हो रही है तो डांटते भी हैं। तो ऑफलाइन वाला तो फिर भी ठीक, लेकिन ये ऑनलाइन वाले लोग जो हैं वो काफ़ी लापरवाही करते हैं इस मामले में। उनको लगता है कि हम तो पैसा खर्चा कर ही रहे, फिर हम एक्स्ट्रा मेहनत भी क्यों करें, तो बस वो फॉर्मेलिटी करते हैं। और वही सारे लोग ज्वाइन कंप्रेशन भी सही से नहीं करते। और कितनी बार हमने बताया कि रिकवरी इन बात पे डिपेंड करती है, 2-3 बातों पे रिकवरी डिपेंड करती है। पहला तो ये कि सीवियरिटी क्या है बच्चे की, दूसरा ये कि कितने स्किल्ड आपके थेरेपिस्ट जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो कितने स्किल्ड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, और तीसरी बात ये कि आप कितने सिंसियर और डेडिकेटेड हैं। तो यहाँ तो देखिए एक प्रॉब्लम तो यही आ गई कि चलिए हमने तो कहा कि सीवियरिटी हम डायग्नोस करेंगे, सिंसियरिटी या फिर हम कितने स्किल्ड हैं वो आप जब हमारे पास आएंगे तो पता चलेगा। 2 पॉइंट तो यहाँ सिद्ध हो गए, ये प्रूव हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि आपकी सिंसियरिटी, आपका डेडिकेशन है ही नहीं। बहुत सारे लोगों का तो सुना मैंने कि कहीं हस्बैंड लोग कहते हैं कि पैसा भी खर्चा करें, मेहनत भी करें, तो फिर फ़ायदा क्या है, तो घर ही पे करो। लेडीज़ लोग बताती हैं कि उनके हस्बैंड ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे जो लोग करते हैं, तो फिर आप लिखित रूप से रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिए, वीडियो डाउनलोड करके रख लीजिए। आपका बच्चा कभी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें जितना मेहनत किया जाए उतना कम है, समय इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो एक दिन किल जो कर रहे हैं किसी न किसी बहाने, नुकसान आपका है, फ्यूचर आपके सामने उसका बच्चे का आने वाला है, झेलेंगे आप। हमको क्या, हमने हज़ारों लोगों को देखा है, उसमें से बहुत सारे लोग ठीक हुए, बहुत सारे लोग आधे अधूरे में भाग जाते हैं, इधर उधर नाचते रहते हैं। एक बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो लोग भी हमारे कहे अनुसार काम करेंगे, उनके बच्चे में गारंटीड इम्प्रूवमेंट होगी, पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी। नहीं इम्प्रूवमेंट हो तो आप कहिए कि नहीं इम्प्रूवमेंट, आपने ऐसा कहा था, नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ। अब रही बात की ऑनलाइन के थ्रू, बहुत सारे लोग ऐसे जगहों से हैं जो कि हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, तो ऑनलाइन सेशन में जुड़ते हैं। तो ऑनलाइन सेशन में भी हम उतना एफर्ट लगाते हैं कि आपको सही से सही चीज़ें सिखा समझा सकें। हमको समय नहीं मिलता है, बहुत कम समय मिलता है अपने क्लिनिक से, और भी अपनी ज़िंदगी है, अपना दिन भर में कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा अपना प्राइवेट लाइफ भी तो है, निजी ज़िंदगी भी तो है। इन सब चीज़ों से समय निकाल के हम ऑनलाइन सेशन शुरू किए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सही जो मेथड है, सही जो अप्रोच है, लोगों तक पहुंच सके। सही अप्रोच पहुंचना ज़रूरी है। यूट्यूब जिसको आप समझते हैं कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पे इतना भसड़ मचा हुआ है कि आपको समझ नहीं आएगा कि सही क्या है गलत क्या है। अभी आप जाइए, लगभग कितने करोड़ चैनल होंगे, किसी को कुछ नहीं सूझता तो वो बता रहा है कि आप 5 ऐसा तरीका बताएगा कि आप गलत तरीके से सोते हैं। सोने में कौन सा तरीका होता,
5 ऐसा तरीका बताएगा कि आप गलत तरीके से खाते हैं, मतलब कि बचपन से हम ढंग से खाए नहीं है, ऐसे ही बड़े हो गए। बचपन से तो हम ढंग से सोए नहीं, ऐसे ही मतलब इतना साल हम गुजार दिए हैं। 5 तरीका ऐसा बताएगा कि आप गलत तरीके से चलते हैं। ले, गलत तरीके से चलना क्या होता है? 5 तरीका ऐसा बताएगा कि गलत तरीके से आप सांस ले रहे हैं। तो ये जो 5 तरीके जो बताते हैं ना, इसी तरह 5 तरीका आपको बताएगा कि ऐसे डायग्नोस कर लेंगे ऑटिज्म को। तो ऐसे लोगों से क्या है ना कि जितना बच के रहें, बच्चों पे काम करें, टेक्निकल बातें जो कि जेन्युइन बातें हैं वो समझें और उस हिसाब से काम करें कि कौन चीज़ करने से क्या होना है। ये चीज़ें आप अगर समझ जाते हैं, जो कि हम बार बार यही समझाने की कोशिश करते हैं। अभी हम भी तड़कता भड़कता इसमें थंबनेल वगैरह लगा दें कि सीक्रेट पता चल गया, इस चीज़ का सीक्रेट पता चल गया, ऐसा करोगे तो एक दिन में क्या होगा कि आपका बच्चा ठीक हो जाए। ऐसा लिख दिया जाए, अभी क्या होगा कि सारे लोग खोल के देखेंगे क्या 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 क्या, क्या कौन सी रेसिपी है इसमें। लेकिन ये सब उल जुलूल की बातें हैं, 420 है। इन सब चीज़ों से अलग हो के जेन्युइन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बच्चे को ठीक करना है। ऑटिज्म इज क्यूरेबल। हम हमेशा बोलते हैं कि ऑटिज्म इज क्यूरेबल। ऑटिज्म क्यूरेबल है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं उसको ना करें, जो करना है उस पर ध्यान दें। क्या नहीं करना है इतना बस ध्यान रखें ना, बाकी सारी चीज़ें आप करते रहें। तो अननेसेसरी यूट्यूब चैनल्स और इधर उधर की चीज़ों को फॉलो ना करें। देखना है देखें, लेकिन जहाँ देखें वहीं उसको भूल जाए। अगर कुछ लगे कि उस पर ये करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की, किसी का भी चैनल आपने देखा हो, कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जब हम देखेंगे हमारे नज़र में आएगा सवाल, लगेगा कि जवाब देना चाहिए तो हम उस पर जवाब देंगे वीडियो बना के। हमारी कोशिश ये है कि 5 साल का हमने टारगेट ये करा था, लगभग साल भर पूरा होने जा रहा, कि ऑटिज्म फ्री भारत की बात करते हैं, ऑटिज्म फ्री इंडिया की बात हम करते हैं, ऑटिज्म मुक्त भारत की बात हम करते हैं। तो इसमें यही होगा कि लोग एक दूसरे, पहले तो लोग खुद अवेयर हों, फिर वो और किसी को बताएं, फिर वो और किसी को बताएं, ऐसे करके चेन बना के पूरे लोगों तक ये बातें पहुँचे कि जेन्युइन चीज़ों पे ध्यान दें। इधर उधर के चीज़ों में, एडवर्टाइजमेंट्स में और अननेसेसरी ये में ध्यान न दें, अपने काम पे फोकस करें। जो लोग भी देश दुनिया जहाँ से भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, जो लोग हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, आप सारे लोग तो हमारे यहाँ प्रेजेंट हो नहीं सकते हैं पटना में, सारे लोग तो, कोई दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहाँ से है, तो आके 6 महीने साल भर रहना संभव है नहीं, या फिर आप अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जहाँ से भी देख रहे हैं, तो यहाँ आके रहना तो संभव है नहीं। आप जहाँ भी हों वहीं बैठे हुए आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बच्चे का आप प्रॉपर असेसमेंट करवा सकते हैं, और असेसमेंट कराने के बाद घर पे क्या क्या चीज़ें कैसे करें आप करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक वे में चीज़ें नहीं करते हैं। तो आपको क्या है ना कि प्रोग्रेस दिखता ही नहीं है, कि कुछ प्रोग्रेस कर भी रहा है, आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। सिस्टमेटिक वे में होगा तो पता चलेगा कि ये चीज़ें प्रोग्रेस हुई। जाहिर सी बात है कि एक सीढ़ी बनाना है तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप डाल दिए, फिर जाके 10वां स्टेप डाल दे, बीच में स्टेप डाला ही नहीं, वो टिकेगा, गिर जाएगा ना। वैसा ही ये है। तो आप सही, आप कर तो रहे हैं काम, जो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सही वे में नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर एक वे होता है, प्रॉपर मैनर में आप नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या होता है कि आप इम्प्रूवमेंट नहीं ले आ पाते हैं बच्चे। इसलिए सिस्टमेटिक वे में जब चीज़ें चलेंगी, बच्चे का असेसमेंट होगा, उसके बाद उसमें स्टेप बाय स्टेप कौन सी एक्टिविटीज़ कैसे 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 होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जब हम समझाएंगे, आपको बताएंगे, पहले महीने से ही आपके बच्चे में गारंटीड इम्प्रूवमेंट दिखेगी। 5% दिखे, 7% दिखे, 10% दिखे, लेकिन इम्प्रूवमेंट आपके बच्चे में होगी, ये गारंटीड है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप, जिनको आपके जानकार जो हैं, जिनके बच्चों को प्रॉब्लम, उनको भी आप शेयर करें और सारे लोगों से जोड़ें। और जो लोग भी हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नंबर लेके और उस पर आप संपर्क कर लें, प्रोसीजर जान लें कैसे हमारे साथ जुड़ना होता है। और
जितनी जल्दी हो सके बच्चे पे सही से काम करना शुरू कर दें। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।